तो जो हम नेशनल मूवमेंट का जो फेस कर रहे थे 1926 टू 47 का, तो लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन, द इंडियन नेशनल आर्मी चीफली कंसिस्टेड ऑफ, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये प्रमुख तौर पे इनमें कौन कौन से लोग थे? द इंडियन सिविलियन रिजाइडिंग इन मलेशिया, नो दे वर नॉट द सिविलियंस, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो इसके मेंबर थे। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। द इंडियन सोल्जर्स हु डिसर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो नॉट एट ऑल। द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर captured by Japanese in Malaysia, Singapore, Burma, etc. So this is the correct option. Option number C. Next question, 196. In 1946, Naval mutiny shook the foundation of British Empire. जो हमारी नेवी में एक म्यूटनी हुई जिसने ब्रिटिश अंपायर को शेक कर दिया, हिला दिया। Many navy men quit navy and joined INA. ये गलत है। जो इसका रीजन है वो ठीक नहीं है। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, रीजन ठीक नहीं है ये, दिस इज रॉन्ग। बोथ ए एंड सी आर ट्रू, नो, बोथ ए एंड सी आर ट्रू, नो, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दिस इज द करेक्ट रीजन। द पर्पज ऑफ वेवेल प्लान, जब हमारे पास वेवेल थे तो वेवेल के समय में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हुई थी। तो जो वेवेल सर थे, ही वॉज वेवेल, तो ये हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल या वाइस रॉय 1943 से 1947 तक रहे। फेमस शिमला कॉन्फ्रेंस इनके समय में हुई। नवल रेटिंग, जो भी म्यूटनी की बात की है, नेवी की म्यूटनी इनके समय में हुई। इंटायरिंग गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को फॉर्म की गई, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिपेंडेंस फरवरी 20, 1947 तक ये रहे। और इनके बाद जो हमारे सर माउंटबेटन आए, तो दिस वाज ऑल अबाउट जो हमारे पास वेवेल थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हो गई, उसके बाद INA का इशू आया, एंड देन राजा जी का भी एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है, एंड देन वी हैव गॉट वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। तो अब क्वेश्चन क्या है? द पर्पस ऑफ द वेवेल प्लान वॉज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेजर कम्युनिटीज इन इंडिया, टू क्रिएट फेडरेशन, नो, टू गिव डोमिनियन स्टेटस, नो, नन ऑफ दीज, नो। तो जो वेवेल प्लान थी हमारे पास, तो उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस सम्मन की थी। वेवेल ने शिमला कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल मेजर कम्युनिटीज, तो दिस वाज द पर्पस। हाँ जी ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਣੀ ਸੀ। तो वेवेल प्लान ने सब तो पहला तो वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने कंड्यूसिव माहौल प्रिपेयर करने के लिए कांग्रेस के जो सभी लीडर्स थे उनको छोड़ दिया जेल में से। उसके बाद वेवेल प्लान ने एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की बात की। ऑल मेंबर्स, उसमें जो सभी मेंबर्स थे, एक वाइसरॉय को छोड़ के और एक कमांडर इन चीफ को छोड़ के, वो जो सारे मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। तो वेवेल की इस तरह की प्लान्स थी और उसने एक शिमला कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको, मतलब कि जो वेवेल प्लान थी या शिमला कॉन्फ्रेंस की फेलियर के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इज रिस्पॉन्सिबल। और मैं कई बार सोचता हूं कि गवर्नमेंट शुड हैव एक्टेड इन ए मोर बैलेंस मैनर, क्योंकि सर सिकंदर खिजर हयात टिवाणा पंजाब के सीएम ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, मुस्लिम लीग यह कहती सी कि जेडे मैंबर्स मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी ओनली दोज शुड बी टेकन एज मुस्लिम मैंबर्स। यूनियनिस्ट पार्टी के जो सीएम थे, यूनियनिस्ट पार्टी वॉज प्रिडोमिनेटली ए मुस्लिम पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी थी, पंजाब में रूल करती थी।
तो वहां पे उस समय पे मुस्लिम लीग का तो कोई बंदा ही नहीं था इसमें। मुस्लिम लीग के जो एमएलएस थे पंजाब में, दे वर वेरी फ्यू, नॉट इवन 10-12 के पास इनके सारे एमएलएस थे। तो सीएम ऑफ पंजाब, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग ए बिग स्टेट, कांग्रेस में भी मुस्लिम्स थे। देन हाउ कम ओनली मुस्लिम लीग कैन नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स? मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी वो वेस्ट बंगाल में थी, वो भी उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी विद क्रजक पार्टी, कुछ इस तरह का नाम था उस पार्टी का। उसके साथ इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, अब्दुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के मेंबर थे, ही ऑब्जेक्टेड कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम लीग के बिना मुस्लिम और भी पार्टीज में है, एंड ऑल द पार्टीज शुड हैव पावर टू नॉमिनेट द मुस्लिम मेंबर्स। तो इसके ऊपर जो टॉक्स थी ब्रेक करती थी, और इसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था, तो इसका आंसर था जेड़ा 197 का ए है। इट हैज गॉट सच ए नेगेटिव इंपैक्ट कि नेक्स्ट टाइम जो एटली थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, माइनॉरिटी शुड नॉट वीटो मेजॉरिटी। उन्हें क्या दोबारा इलेक्शन कराओ तो देखो इन्हें कितनी पावर है। हियर मुस्लिम लीग्स डिड वेरी वेल। तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, मैंने जो फुल स्टोरी आपको बता दी। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द लीग, ये टॉक्स फेल क्यों हुई? वेवेल प्लान, जिसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये फेल क्यों हुई? द लीग वांटेड टू एक्सट्रैक्ट ए प्रॉमिस फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लीग एक प्रॉमिस लेना चाहती थी कि पाकिस्तान बनेगा। द प्रपोजल वॉज नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। द कांग्रेस डिड नॉट वांट द कंटिन्यूएंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स वीटो। इन तीनों में से कोई भी रीजन नहीं बनता। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट। कुड नॉट चाहिए, मुझे लगता है इन्हें नॉट हो पाया है। कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट। तो दिस इज द जेन्युइन रीजन। एग्रीमेंट किस पे था? हु विल नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स। तो दिस वॉज बोन ऑफ कंटेंशन। बुक्स में आमतौर जो नेशनल मूवमेंट की बुक्स हैं, दे यूजुअली मेंशन ओनली वन पर्सन, अब्दुल कलाम आजाद। दे से दैट ओनली अब्दुल कलाम आजाद अपोज्ड इट। नो, इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्ट्री लिखी नहीं जाती, हिस्ट्रीओग्राफी लिखी जाती है। हिस्ट्री जी लिखी जाती है, वो ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि आप सभी पॉइंट्स को स्टडी करके फिर कंक्लूड करते हो कि हु वाज रॉन्ग एंड हु वाज राइट। इंडिया में हिस्ट्री ऐसे कभी नहीं लिखी गई। इंडिया में पहले हम मान लेते हैं, वी आर प्रेजुडिस्ड, हम मान लेते हैं कि ये आदमी विलन है। प्रेजुडिस्ड, वी आर प्रेजुडिस्ड। दृष्टिकोण या हीरो और विलन हम पहले प्री डिटर्मिनेड होते हैं और उसके हिसाब से हिस्ट्री को कोट करते हैं, किसको हीरो बनाना है, किसको विलेन बनाना है। दिस इज फर्स्ट डिसाइडेड बिफोर स्टडिंग हिस्ट्री। और हिस्ट्री को सिलेक्टिवली ऐसे प्रेजेंट किया जाता है सो एज टू फुलफिल और सपोर्ट दैट प्री डिटर्मिनेशन। सबसे ज्यादा और इफेक्टिव ऑपोजिशन यूनियनिस्ट पार्टी के सर खिजर हयात टिवाणा, हु वाज सीएम ऑफ पंजाब, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने अपोज किया था। और शिमला कॉन्फ्रेंस में इट वाज ओनली सीएम ऑफ पंजाब जो कार पे आए थे। ऑल अदर्स आइदर दे केम ऑन फुट और ऑन रिक्शास। तो अनु शिमला कॉन्फ्रेंस दियां फोटोग्राफ्स मिल जाती हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि जो फलाना लीडर है वो रिक्शे पे बैठ के जा रहा है, और एक वीपी मैनन थे, उनके पास किराया नहीं था शिमला पहुंचने के लिए, तो कालका से वो किसी से पैसे उधारे लेके गए थे। 199. The chief spirit behind the Shimla conference held in early 1945 was Amray's Secretary of State, Lord Wavell and Viceroy, C. Rajagopalacharya, किसको तो काट दो, इसको भी काट दो, Lord Wavell himself was involved. But Lord Wavell was not sufficiently competent to move on his own. लॉर्ड वेवेल अपने आप मूव नहीं कर सकते थे। तो द मैन बिहाइंड दिस वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इट वॉज एमरे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ही वॉज द मैन बिहाइंड दीज टॉक्स। जो सी राजागोपालाचार्य, जिनका नाम आप अभी देख रहे हो, सी राजागोपालाचार्य, इन 1944
C. Rajagopalacharya suggested a formula which is popularly known as Rajaji formula. With a view to secure, इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की गल की सी. लेट मी सी द ऑप्शन. Secure greater representation for Indians in Viceroy's Council. In here. Bring about settlement between Muslim and Hindus to resolve political deadlock. Yes. तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ. ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਲੀਡ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस सपोर्ट करेगी प्लस इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस फॉर्म करेगी. इस तो बाद जदों वार खत्म होगी फिर एक कमीशन अपॉइंट किया जाऊगा जिहड़ा नॉर्थ वैस्ट ते नॉर्थ ईस्ट दे विच मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज नूं ईयर मार्क करूगा. दूजा पॉइंट, वार तो बाद मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ईयर मार्क किए जाएंगे. और जो थर्ड पॉइंट था, और बाद में रेफरेंडम या प्लेबिसाइट इलेक्शन होगा, वोटिंग के जरिए डिटरमिन किया जाएगा कि वेदर दे वांट टू स्टे विद इंडिया और नॉट. अगर वो सेपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक फेडरल स्ट्रक्चर बन जाएगा. 4 इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे और बाकी इश्यूज स्टेट्स को दे देंगे. अगर कोई आदमी पॉपुलेशन ट्रांसफर होगा वो लोगों की मर्जी होगी, वॉलंटरी होगा. तो ये इनकी जो मेन कंडीशन थी. पहली क्या थी कि मुस्लिम लीग विल सपोर्ट इंडिपेंडेंस एंड इंटरिम गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय कांग्रेस. कि मुस्लिम लीग जो है वो आजादी को सपोर्ट करेगी और जो अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो कांग्रेस फॉर्म करेगी. मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइट होगी और वो भारत में रह भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं. अगर वो अलग होना चाहते हैं तो एक फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा जो 4 मेजर इश्यूज हैं लाइक डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन या कुछ 1-2 और सेक्टर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाएंगे. ऑल अदर्स विल बी ट्रांसफर टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया. तो ये तो पावर की बात हो गई. अगर पॉपुलेशन शिफ्ट करना चाहती है एक एरिया से दूसरे एरिया को, दैट विल बी वॉलंटरी. जो शिफ्ट करना चाहे वो कर जाए, जो नहीं करना चाहता वो ना करे. सो दीज वर द पॉइंट्स. तो एक प्रपोजल सी गया एंड दे वर वेरी गुड प्रपोजल्स. राजाजी फार्मूला वॉज वेरी गुड फार्मूला बट इट वॉज अनफॉर्चुनेटली रिजेक्टेड. और कुछ बंदियों की ओपिनियन यह भी है कि अगर ये फार्मूले को मान लेते तो शायद इतने दंगे ना होते. मोहम्मद अली जिन्ना रिजेक्टेड दिस बिकॉज व्हाट मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड. देखो, अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो मैं जरा जल्दी से इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं. इफ दिस कम्स आउट टू बी दिस, ऐसे आ जाता है और थोड़ा ऐसे आके ऐसे करके आप इसको ऐसे कर लेते हैं. यहां पे नॉर्थ ईस्ट बन जाता है H3. तो अब यहां पे पाकिस्तान बन जाता है. तो जो राजा जी का फॉर्मूला था ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये पंजाब अलग हो सकता था सारा और यहां का जो बांग्लादेश अलग हो सकता था. बट व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि ये सारा और ये सारा पोर्शन ऐसे, ये सारा पोर्शन होल ऑफ दिस गो टू और ये पाकिस्तान बनेगा ऐसे. यूपी च मुसलमान बड़े स्ट्रांग सीगे, हरियाणा च मुसलमान बहुत स्ट्रांग सी. तो इन्हां कोले जमीनां ज्यादा था, मुसलमानां कोले ज्यादा सी. तो ये आ कहंदे सी कि आ इन्ना पाकिस्तान होगा. तो इस करके उन्हें राजा जी का फार्मूला रिजेक्ट करता. 201 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्रपोजल. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. Setting up of interim government, federal union consisting of British Indian provinces and Indian states. तो और थोड़ा सा जो फर्स्ट पॉइंट है, all 3 are correct. All of above. The next question, who presided over the cabinet mission? जो कैबिनेट मिशन की जो मीटिंग थी इसको कौन प्रिजाइड ओवर करते थे? तो दिस वॉज सर पैट्रिक लॉरेंस. देखो, एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. तो ये तो बाहर निकल जाते हैं.
तो जो हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान, इंडिया की जो पार्टीशन भी हुई है, ये पक्का याद रखियो, दिस वाज अंडर कैबिनेट मिशन। तो जो लॉरेंस थे, ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉरेंस वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाईएस्ट डेजिग्नेशन। जो क्रिप्स थे, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड हुंदा है, ਉਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕ੍ਰਿਪਸ। ਤੇ ਜੋ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਫਸਟ ਲਾਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो एडमिरल नेवी के नाल लिंक्ड हैगा द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट एडमिनिस्टर्ड अ रॉयल नेवी। नाउ दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी, दे वर जूनियर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये सबसे पावरफुल था। तो ही विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट मिशन। तो व्हाट वाज द कॉज दैट फोर्स्ड द ब्रिटिश टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस? एक बहुत ही फोर्सफुल क्वेश्चन है। आम तौर के उत्ते नैरेटिव बड़े बिल्ड किए हुए हैं कि फलाणिया का बड़ा योगदान सी, फलाणिया का बड़ा योगदान सी। इत्थों पता लगेगा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डिटीरियोरेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के दो फेजेज हैं। एक तो भगत सिंह वाला फेज, उसके बाद सूर्य सेन। तो सूर्य सेन भी 1937 के अराउंड सूर्य सेन वाला भी जिहड़ा फेज सीगा वो खत्म हो गया सी, जिथे चिटागांव आर्मरी रेड हुई सी। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज तो बहुत टाइम पहले ही कंट्रोल हो गया सी। तो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को तो बहुत ही पहले कंट्रोल किया जा चुका था। सूर्य सेन वॉज हैंड इन 1934 या 37 में नहीं, 34 के नाम की बात है। तो उसके बाद तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इतनी बड़ी नहीं हुई। हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ इंडियंस टुवर्ड ब्रिटिश रूल एंड लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट, यस। ब्रिटेन्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्फीयर वर वीकन्ड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल, अमेरिका वॉज द सुपर पावर। ब्रिटिशर्स जितन वालिया के पासे, देवर ऑन द साइड ऑफ, देवर ऑन विक्टोरियस साइड। जो जीते थे उस क्लब में ब्रिटिशर्स थे, लेकिन यूएसए और रशिया पावर इनके हाथ में चली गई थी। अनरिलायबिलिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यस, ये रीजन था। तो दिस इज द रीजन। और जो सबसे बड़ा रीजन, यूएस की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। ये फोर्सेस, देखो जब एजुटेशन होती है, सीधा एजुटेशन, सीधे तौर पे एजुटेशन जो है कई बार वो लड़ाई को नहीं जीतती हैं। जैसे अब आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी बनी, उसने इंडिया पे अटैक किया कि वो इंडिया को फ्री करेंगे, एंड दे फेल्ड। उसके बाद आईएनए ट्रायल्स हुई। जो आईएनए ट्रायल्स हुई, ये सभी ट्रायल्स ने पब्लिक सिंपैथी जनरेट की, पब्लिक अनरेस्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, जो आर्म्ड फोर्सेस थे, आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से अंग्रेज हिंदुस्तान को कंट्रोल करते थे। जिन्नियां भी एजिटेशन हुई सभी अंग्रेजों ने दबा दी बिकॉज ऑफ पुलिस एंड आर्मी। आईएनए ट्रायल्स ने एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट इतना पैदा किया कि आर्म्ड फोर्सेस में रिवोल्ट हो गया, पुलिस में रिवोल्ट होगी और नेवी में रिवोल्ट होगी। दिस वॉज द स्ट्रांगेस्ट रीजन। बाकी भी इसके सहायक रीजन थे। द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर August 1946, especially in Calcutta, were due to unilateral offer made by the Viceroy to Nehru to form interim government,
ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। The observance of direct action day by the Muslim League। ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਲਾਇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਈਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਨੋਆ ਖਾਲੀ 'ਚ ਰਾਈਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਆ ਖਾਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਰਾਇਟੀਅਰਸ, तो ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਰਾਈਟਸ ਰੋਕ ਦਿਆਂ। तो ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇੱਥੇ। Find out the wrongly stated events and developments relating to the formation of interim government, which ultimately provoked the Muslim League to formally withdraw its acceptance to cabinet mission plan and to fix August 16, 1946 as a direct action day। कहना wrongly stated point ਲੱਭਣਾ है ਤੁਸੀਂ। मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ इवेंट ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 25 ਜੂਨ 1900 ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ इंपॉर्टेंट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी। दूसरा सी इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਸੀ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सपोर्ट करती, इंटरिम गवर्नमेंट ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ डिसएग्री करके ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਗ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ। ਲੀਗ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੀਗ ਪਾਰटिसिपेट नहीं करूगी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी वो अनाउंस कर चुकी थी कोई भी पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर इंपोज नहीं करेगी। तो इसका मतलब लीग के पास एक ही फॉर्मूला था, इफ यू वांट ए सेपरेट कंट्री देन डोंट बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यूनाइटेड इंडिया के लिए है। यूनाइटेड इंडिया के लिए कांग्रेस वॉज वर्किंग, तो लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया। अल्टीमेटली सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीग की बनानी पड़ी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲੀਗ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੀਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰੌਂਗਲੀ ਸਟੇਟਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਫ ਦ ਵਾਈਸਰਾਏ ਟੂ ਪਰਮਿਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ मुस्लिम लीग, गलत स्टेट कर गया। आफ्टर द इलेक्शन द रिफ्यूजल ऑफ द वाइसराय टू परमिट कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस एंड
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। The Viceroy's refusal to accept League's demand to proceed with the scheme of interim government. Initial rejection by Congress of the Viceroy's proposal of interim government. ये ठीक है, आ भी ठीक है। Formation of new government, new caretaker government by the Viceroy or NA while the elections to the Constituent Assembly, ये भी ठीक है। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करने तो जवाब देता तो लीग कहती सानू फॉर्म कर लैन दो, वो कहते कली लीग नूं असीं गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करन देनी। थोड़े समय बाद कांग्रेस कहनी कि सानू तुसीं इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करन दो, कांग्रेस नूं अलाउ करता, लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की या ज्वाइन करके अलग होगी, ठीक है। तो उस तो बाद जो अलग होगी फिर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर करता। इत्थे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू नूं कहंदा सी कि तुसीं प्राइम मिनिस्टर ही जनाह नूं बना दो, मुहम्मद अली जनाह इंटरिम गवर्नमेंट का, तो उत्थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मने सी। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1947, इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया टू ब्रिंग यूनिटी अमंग वेरियस फैक्शंस ऑफ मुस्लिम लीग के अलग अलग फैक्शन ना उन्होंने तो कहा सी मारकट करने कहा सी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स इन इंटरिम गवर्नमेंट, नो। टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद कांग्रेस इन देयर स्ट्रगल, नो। तीन ही गलत है। अचीव पाकिस्तान हो सकता है डायरेक्टली लिख दिंदा ना तो मैं तो ज्यादा कन्विंस सीगा। वो कहते सी सरकार ने सानू कुछ नहीं देना। मुस्लिम लीग की आर्गूमेंट यह सी भी जो असीं इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की गल की इन्होंने ने सानू बना नहीं दी। फिर कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट बना ली, लीग ने आइसोलेशन तो डरते हुए इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की, वो चल नहीं सकी। फिर उन्होंने कहा भी साडी तो दाल गलती नहीं है, तो उन्होंने गवर्नमेंट तो बाहर आ गए, बाहर आके उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डिक्लेयर करता। नेक्स्ट साडे कोले माउंटबैटन प्लान। मैं क्वेश्चन देखा, द माउंटबैटन प्लान June 3, 1947 was about guidelines for the formation of Constitution of India by Constituent Assembly। ये नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं सी। क्रिएशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। ए प्लान फॉर कंट्रोलिंग कम्युनल राइट्स, नो। A method by which power was to be transferred from British to Indian hands, AC, which was the most controversial measure taken by Lord Mountbatten, partition of Bengal and Punjab, ये तो फैसला उन्हें लिया ही नहीं सी। This was left to the legislative assemblies। legislative assemblies दो पार्ट्स दे विच डिवाइड करतियां, हिंदू मेजोरिटी ते मुस्लिम मेजोरिटी। सैपरेट वोटिंग हुई ते मुस्लिम ने पंजाब की पार्टीशन के लिए मुसलमान मैंबरां ने वोट नहीं सी कीता। मुस्लिम्स वांटेड यूनाइटेड पंजाब मुस्लिम मेजोरिटी सी। हिंदू ते सिख वोटेड फॉर पार्टीशन। जे पार्टीशन हुई है ये लिए जे किसी को जिम्मेवार ठहराना है तो हिंदू ते सिख ने हो, हिंदू ते सिख MLAs। हालांकि दे वर फोर्स टू डिमांड पार्टीशन, क्योंकि मुस्लिम माहौल इहो जिहा क्रिएट हो गया, मुस्लिम मेजोरिटी जिहड़ी सी वो फिर एक्सैप्ट नहीं सी करना चाहते। डायरेक्ट एक्शन डे हो चुका सी, सारा कुछ हो चुका सी, इन्ने बंदे मर चुके सी, फिर तो पार्टीशन ही वोट करने च फायदा सी, या उस वेले दा सेंटीमेंट ही सी। द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जून 1948 टू अगस्त 15, 1947। ये बहुत वड्डी बेवकूफी की सी इन्हें। की सीगा प्रेस कॉन्फ्रेंस डेट ऑफ ट्रांसफर डिसाइड करती यकदम, ये की होया भाई? एडा सीरीयस इशू है, इन्नी पॉपूलेशन ने अप्लाइन करना है तो तुसी जस्ट 1 अगस्त 15 नूं मैं जी अके जापान के हथियार सटवाए सी तो अगस्त 15 ही डेट फिक्स कर देने। हुण अगस्त 15 1948 तो हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कह चुका कि जून 1948 तक तो असीं छड्ड ही देना। उन्हें 15 अगस्त 1948 करती है, बहुत बड़ी बेवकूफी की सी। पावर ट्रांसफर अनाउंसमेंट करके जिहड़ी पॉपूलेशन का अप्लाइन कराना वो इसकी जिम्मेवारी सी, जिहड़ी लॉर्ड माउंटबैटन ने नहीं निभाई। पंजाब के उस वेले के गवर्नर
ਇਵਾਨ ਜੈਂਕਿੰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਯੂਕੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦਾ। ਇਵਾਨ ਜੈਂਕਿੰਸ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਫ ਇਵਾਨ ਜੈਂਕਿੰਸ। ਤੇ ਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਮੰਗਾਓ। ਨੈਕਸਟ 209th ਕੁਐਸਚਨ, ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? The existing Constituent Assembly was to continue and complete its work, but the constitution framed by it would not apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2000 B is the option. Muslim majority areas might convene, if they so desire, separate Constituent Assembly for their own. The Provincial Assembly of Punjab and Bengal were to meet in 2 parts, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, representing Muslim majority and rest of the district respectively, to decide whether or not the province should be partitioned. 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। Legislative Assembly of Sindh was to take its own decision at a meeting. The decision by referendum was provided for frontier province and district of Sylhet. ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਅਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। So far as Indian states were concerned, the policy contained in the Simon Commission would apply. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਦਰ ਜੁਆਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।